प्रोग्राम के इस हिस्से में शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, और डॉक्टर जमील अहमद खान भी मौजूद हैं। पराचा साहब, आपकी तरफ आते हैं। इजराइल का जंगी जुनून जो वो चाहता था, उसने कल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में खुलकर कह भी दिया और करके भी दिखा दिया। ये इसके जंगी जुनून के आगे कोई बांधने वाली ताकत भी है, इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? बांधने वाली ताकतें तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही ताकतें हैं जो इसके पीछे हैं, जिनको हम बैकर्स ऑफ इजराइल कहते हैं। वो पैसे भी दे रहे हैं, वो असला भी दे रहे हैं, और वो उसको थपकी भी दे रहे हैं। मसलन वो उससे आके तल अवीव में मिलते हैं, यरूशलेम में मिलते हैं, और उसको अपने यहाँ भी बुलाते हैं। जो इंसानी हकूक़ के इतने बड़े चैम्पियंस हैं, जो इतने बड़े आलमबरदार बनते हैं, शायद जो 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, बच्चे, ख़वातीन, वैसे तो मग़रिब बड़ा सेंसिटिव है बच्चों और लेकिन किसी पे किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही। खुद वेस्ट में हंगामे हुए, मुजाहरे हुए, यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हुआ, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं किसी ने नहीं सुनी। रुक सकता है, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई ये अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं है दुनिया पे, इसको सर्टन पावर्स बैक कर रही हैं। जैसे ही पावर्स बैक करना छोड़ जाएंगी, इसके आगे दीवार भी आ सकती है, उसके आगे बंद भी बांधा जा सकता है। वरना उसने इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस को रोंद डाला, उसने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली करारदादों को रोंद डाला। मैं नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ। उसने सलामती कौंसिल की एक आध वीक सी करारदाद आई थी, उसको रोक डाला। दुनिया का जो एक इंटरनेशनल लॉ जिसे कहते हैं, या रवायात हैं, तहजीब है, सब कुछ उसने कुचल डाला है। ठीक है डॉक्टर जमील, अब ये जो जंगी जराइम है, इस वक्त ये जो बात की जा रही है कि खुद नेतन्याहू जो है उसकी हुकूमत के लिए, और जितनी मज़ाहमत, और जो मज़ाहमत से मतलब है जो वहाँ की आवाम का जो रद्द अमल है सख्त, वो उसको भी खातिर में नहीं ला रहा। तो ये जंगी जराइम जो है खुद उसकी अपनी बका की जंग है एक तरीके से नेतन्याहू की, और अमरीका जो है वो उसको ख़दशा ये है कि वो पहले रूस और यूक्रेन का जो महाज है वहाँ से वो नहीं निकल पा रहा, और यहाँ पे जो है वो नेतन्याहू उसको फंसाने जा रहा है। इस बात को पहले ले लेते हैं कि अमेरिका ने कई मर्तबा बरमला ये बात की है कि वो इस जंग को तूल और हवा नहीं देना चाहते हैं, एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं इस जंग को। और उसकी वजह यही है जो आपने बयान किया अभी, वो यही है कि अमेरिका बड़ी बुरी तरह फंसा हुआ है यूक्रेन में, और यूक्रेन में जो अहदाफ लेके गया था अमेरिका की नेटो को वहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ उन्हें मज़ाहमत उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा मिल रही है। और वहाँ जो बिल्कुल क्लियर तरीके से रशिया के सदर पुतिन ने कह दिया है कि हमारी अगर डिफेंस और हमारी बका की बात होगी तो हम अपने न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो वहाँ खलबली सी मची हुई है कि अब किया क्या जाए। तो उस चीज़ को अमेरिका नहीं चाहता कि उनकी तवज्जो वहाँ से हटकर और यहाँ मिडल ईस्ट में भी आ जाए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर चाहता है अमेरिका, और उसने उसका ऐलान भी कर दिया है। टोनी ब्लिंकन ने भी कर दिया है, जो बाइडेन ने भी कर दिया है, और दोनों ने कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि एस्केलेट हो इस मिडिल ईस्ट में ये जंग, लेकिन अगर इजराइल पर हमला हो गया तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल का दफा करेंगे। उसका मतलब ये है कि इजराइल के साथ मिलके मारेंगे, क्योंकि अभी तो ये किया हुआ है कि डिप्लोमेटिकली सही अभी अमेरिका और उनके एलाइज जो हैं उन्होंने बहरी बोर्डों के जरिए, फिजाओं के जरिए, हवाओं के जरिए, उन्होंने जमीनी रास्तों के जरिए इमदाद तो जारी रखी हुई है इजराइल की। और अब तक तकरीबन 20 से 25,000 टन गोला बारूद ये सारे दिए गए हैं। हद तो ये है कि जब कल ये बंकर बस्टर मारे जा रहे थे जिसमें शहादत हुई नसरुल्लाह साहब की, हसन नसरुल्लाह साहब की, तो उससे पहले चंद लम्हे पहले नेतन्याहू ने तकरीर की और उसके बाद साइन किया, अप्रूव किया कि हाँ कर दो। बिल्कुल। तो जरा इस मामले को पराचा साहब की तरफ लेके चलते हैं, जहां पर ये तमाम बातें हो रही थी जंग को रुकवाने की, अमन व अमान के हवाले से सब आके कह रहे थे वहां पर, और वहां पर बाकायदा इसकी मंजूरी देना
खुद कितनी बड़ी एक तौहीन समझी जाएगी यूनाइटेड नेशंस की, और दूसरा ये कि जंगी जराइम जो हैं उनसे बचना नेतन्याहू के लिए मुमकिन होगा आगे चलकर, अगर सभी हालात बेहतर हुए, या फिर वो खुद अपनी बका की जंग लड़ रहा है यहाँ पर? देखिए, क्रूड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसमें माइट इज़ राइट का रूल है। कौन उसको ट्राई करेगा? वो तो उसको कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट हासिल है। उसको आप भी कह रहे हैं और आपके दूसरे मेहमान भी कह रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन में फंसा हुआ है। ये सारे असला भी इसराइल को दे रहे हैं, ये सारे फंडिंग भी कर रहे हैं इसराइल को। अगर ये असला ही अपना रोक लें, जितने भी नेतन्याहू को दे रहे हैं, अभी जो पिछला डिफेंस बजट आया था उसमें भी उसके लिए पैसे भी अनाउंस हुए, उसके लिए असला भी अनाउंस हुआ। ये जितनी वेपनरी यूज़ की जा रही है, ये किसकी वेपन है? ये सारी वेस्टर्न वेपन है। तो इसलिए ये जो एक और भी नारा लगाया जाता रहा कि जी एस्केलेशन ना हो, हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, नेसेसरली टू मी उस डी एस्केलेशन का मतलब था कि कहीं ईरान जो है रेजिस्ट ना कर जाए, कहीं टर्की जो है रेजिस्ट ना कर जाए, कहीं अरब ममालिक रेजिस्ट ना कर जाएं नेतन्याहू के इस बुचरी के ख़िलाफ़ जो उसने एक बाज़ार गर्म कर रखा है। तो ये बड़ा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है जिसको नेतन्याहू एग्जीक्यूट कर रहा है। उसकी क्या सर्वाइवल है? जिस आदमी के दामन पे 40,000 इंसानों का लहू हो और वो लहू माजी का ना हो, उसके छींटे रोज़ाना की तादाद में बढ़ रहे हों, उसकी कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? यानी इतनी बेहिसी दुनिया में, इतनी बेहिसी आलमी सतह पर, इतनी बेहिसी आलमी बरादरी की, इतनी बेहिसी मेजर पावर्स की शायद ही तारीख़ में मैंने कहीं पढ़ी हो, जितनी मैं देख रहा हूँ अभी गज़ा के ख़िलाफ़, जितनी मैं देख रहा हूँ अब तो लेबनान के ख़िलाफ़। गज़ा चलें, गज़ा एक 7 अक्टूबर हुआ था, लेबनान में क्या हुआ था? जितनी कल परसों से बम्बिंग हो रही है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, अभी तो हिजबुल्लाह तो मैदान में नहीं आई। अभी तो हिजबुल्लाह ने जाकर इसराइल के अंदर कोई ऐसे हमले नहीं किए थे जब से ये गज़न के ख़िलाफ़ नेतन्याहू शुरू हुआ है। लेकिन एक बदमस्त हाथी है, उसको पूरी सपोर्ट मिल रही है, उसको पूरी बैकिंग मिल रही है, उसको वेपन मिल रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शौकत पराचा और डॉक्टर जमील साहब, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अब देखना कि ये सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ती है। हिजबुल्लाह और बिलखुसूस ईरान जो है उसकी अब क्या हिकमत अमली रहती है, और ये जो जंग है इस वक्त खित्ते का अमन इस वक्त तहबाला करने की जो इजरायली साजिश है वो क्या रंग दिखाती है।